नमस्कार, कू स्टूडियो के लाइव शो चुनावी हलचल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्मृति रस्तोगी। आज का हमारा फोकस है योगी आदित्यनाथ की दोबारा जीत के क्या मायने हैं और विपक्ष के तमाम हमलों और लोक लुभावन वादों के बावजूद कैसे जीते योगी। और हमेशा की तरह स्टूडियो में मेरा साथ दे रहे हैं प्रत्युष रंजन, जागरण न्यू मीडिया के एग्जीक्यूटिव एडिटर। आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद स्मृति। प्रत्युष, बात सिरे से शुरू करते हैं कि 7 चरणों में उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए। आप हमें डिटेल में बताने का प्रयास करिए कि किन चरणों में भाजपा का परफॉर्मेंस अच्छा रहा और किन चरणों में समाजवादी पार्टी का परफॉर्मेंस बेहतर रहा। देखिए स्मृति, ये जो उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ है इसको बहुत ही अलग नज़रिए से देखने की ज़रूरत है। ये आप बिल्कुल किसी एक पार्टी के जीत हार पे कोई अगर एक्सपर्ट अगर इसकी विवेचना करना चाहे, एनालिसिस करना चाहे तो शायद थोड़ी मुश्किल होगी। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये डेटा बैक्ड ये मेरा स्टेटमेंट है, क्योंकि डेटा जिस तरह से बात कर रहा है, अगर मैं मेरे पास कुछ आंकड़े हैं इसमें अगर बात करूं तो फेज वाइज अगर मैं बात करूं स्मृति, पहला फेज का जो चुनाव हुआ इसमें जो बीजेपी की सीट थी टोटल वो 2017 में 53 थी। ठीक है। जो 8 सीट घटकर 45 हुई। अच्छा। पहले फेज में जी। जहां एसपी की बात देखें तो एसपी के पास 3 सीट थी, वो बढ़ के 12 सीट हुई, तो 9 सीटों का फायदा ये एसपी को हुआ। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। लेकिन अगर इसी को हम अगर वोट परसेंट के हिसाब से देखें तो बीजेपी का वोट परसेंट 7 फेज का मिला के इसमें सबसे ज्यादा था। ऑलमोस्ट 50% वोट शेयर लिया ये एक इंटरेस्टिंग बात जी। तो वोट परसेंट बढ़ा, लेकिन 8 सीटों का नुकसान हुआ 53 से 45 तक। ये फिर भी बीजेपी के लिए बड़ी जीत है। और समाजवादी पार्टी को देखें तो 3 से 12 9 सीट का उनको फायदा हुआ। दूसरे फेज की अगर बात करें तो दूसरे फेज में बीजेपी का पहले 38 सीट उनके पहले था, जो 31 सीट पे आया, 7 सीटों का नुकसान हुआ। समाजवादी पार्टी को 15 सीट थी, 24 सीट हो गई, अगेन 9 सीट्स का फायदा हुआ। तीसरे फेज की हम बात करें तो 49 सीट्स पहले थी बीजेपी के पास, जो घट के 44 हुई, 5 सीटों का नुकसान हुआ। एसपी के पास 8 सीटें थी, बढ़कर 15 सीट हुई, 7 सीटों का फायदा हुआ। तो ये माना जाए कि पहले जो 3 चरण थे उसमें समाजवादी पार्टी का परफॉर्मेंस बेहतर रहा। जी, बेहतर रहा। और आगे की भी 4 सीटों में भी कहानी स्मृति वही निकल के आ रही है जो डेटा बोल रहा है। जो चौथा फेज था उसमें 51 सीट्स थे समाजवादी पार्टी सॉरी बीजेपी के पास, जो 50 सीट पे है। चौथा फेज बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंप्रेसिव परफॉर्मेंस बीजेपी का रहा है। वो 51 में से 50 सीटों पे वापस वो जीते हैं, 1 सीट नहीं बचा पाए। एसपी 4 से 9 बढ़ी, अगेन यहाँ पे 5 सीटों का उनको फायदा हुआ। अच्छा। और अगर हम छठे फेज की बात करें तो 47 सीट थी पहले बीजेपी के पास, जो घट के 39 हुई, 8 सीटों का नुकसान हुआ। और 3 सीट से 16 सीट पे बढ़ के समाजवादी पार्टी, पूर्वांचल का वो इलाका गोरखपुर की तरह का जो जहां पे वोटिंग हुई थी उसमें 3 से 16 13 सीटों का फायदा हुआ। और आखिरी सबसे क्रूशियल जो चरण था जहां बीजेपी के पास 33 सीट थी पहले, वो 28 पे आई, 5 सीटों का नुकसान हुआ। समाजवादी पार्टी 14 से 26 गई, अगेन 12 सीटों का फायदा हुआ। आप देखें सातों चरण में समाजवादी पार्टी की सीट्स बढ़ी हैं और बीजेपी की सीट्स घटी हैं। आपको याद होगा स्मृति, हम जब पहले डिस्कस कर रहे थे तो मैंने इस बात को बोला भी था कि बीजेपी का परफॉर्मेंस 2017 का, जो कि मोदी मैजिक के चेहरे पे लड़ा गया था, मोदी के चेहरे पे लड़ा गया था, जिसके कारण उसकी सारी सीट्स आई थी 312 के आसपास। आप समझे वो 312 सीट्स अगर बेस नहीं होता 312 का, तो जिस तरह से सीट्स घटी हैं बीजेपी की और जिस तरह से बढ़ा है एसपी का, ये कहानी कुछ और हो सकती थी। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है समझना ये आंकड़ों के बेसिस पे कि आप देखें कि एक 52 सीट से एसपी प्लस की अगर बात करें तो 52 सीट से 125 सीट पे चली गई एसपी प्लस, और 321 से 273 पे 48 सीटों का नुकसान हुआ बीजेपी प्लस को। एक मजबूत स्थिति में अभी भी हैं, लेकिन सीटों का नुकसान हुआ है। और समाजवादी पार्टी को बिल्कुल ही नहीं समझना चाहिए कि ये उनकी हार है, ये उनकी भी जीत है। वोट शेयर परसेंट भी इनका कितना 11% इनका वोट, करीबन 10 से 11% वोट शेयर, जो इनका अभी तक का हाईएस्ट है। जो अखिलेश के नेतृत्व में जितने भी या उनसे पहले भी जितनी सीट्स जितना वोट परसेंट आता समाजवादी पार्टी को, उसमें ये अभी तक का हाईएस्ट। और आप लगातार ये बात जैसे कि आप एम्फसाइज करते आ रहे हैं कि एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में कंपैरिजन अगर किया जाए 2017 और 2022 का, तो एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में उभर करके समाजवादी पार्टी अखिलेश के नेतृत्व में अच्छा परफॉर्मेंस किया है। निराश होने की कोई बात नहीं है। अच्छा, मुस्लिम मतदाताओं का अगर हम मूड समझने की कोशिश करें तो इस चुनाव में उनका कैसा क्या मूड रहा? काफ़ी, ये भी एक अलग रिसर्च का मुद्दा है, अलग काफ़ी इस पे लंबी चौड़ी लिस्ट बन सकती है। हमने पहले भी बात किया था स्मृति, मुस्लिम मतदाताओं के, माइनॉरिटी मतदाताओं के स्ट्रैटेजिक शिफ्ट के
जो इनकी प्लानिंग थी और जो चीज़ें देख के समझ में आती थी, पढ़ने से, एनालिसिस पढ़ने से, लोगों के एक्सपर्ट की बातें सुनने से, तो वो स्ट्रेटेजिक शिफ्ट हुआ है एक तरीके से, ये विजिबल है। क्योंकि आप देखें कि लगभग 34 मुस्लिम एमएलए जीत के आए हैं इस विधानसभा में, जिसमें 31 जो है समाजवादी पार्टी के। इन्होंने टोटल 68 मुस्लिम फेसेस को कैंडिडेट बनाया था, जिसमें कि ऑलमोस्ट 50% इनके खुद के मुस्लिम एमएलए बन के आए हैं विधानसभा में। और कंप्लीट जो है ना वोट पूरा का पूरा शिफ्ट हुआ है समाजवादी पार्टी को। ये एक बड़ा तबका माइनॉरिटी वोट का जो है वो गया है, जो अखिलेश ने इसको लेने में सफलता हासिल की। अपने इनको यादव वोट्स भी इनको मिले हैं। प्रॉब्लम इनके साथ वही हुई है जहां पे इनको ओबीसी वोट मिलने चाहिए, जिसके लिए वो प्रयासरत थे। बाकी दलित वोट मिले, ये सब उनको, बाकी अपर कास्ट का वोट भी कुछ मिले, वो भी इनको नहीं मिला। तो ये जो कंसोलिडेटेड पॉलिटिक्स, वोट्स की पॉलिटिक्स जो इन्होंने की थी, उसका फायदा इनको तो हुआ। सीट्स बढ़ी, 100 से ऊपर का आंकड़ा मिल गया इनको, लेकिन सरकार बनाने तक वो पहुंच जाए, इसमें कमी रह गई। ये सिर्फ कमी इसलिए रह गई कि यहाँ इस सेक्शन में तो उन्होंने ले लिया, बाकी सेक्शन को कन्विंस नहीं कर पाए। और इस सेक्शन में बोलूंगा इसमें कि ये ऐसा नहीं है कि वेस्ट यूपी में चीजें ज्यादा हुई है। ये तीसरा फेज का जो रुहेलखंड का चुनाव हुआ है, तीसरा फेज आई थिंक तीसरे पेज में ही हुआ, उसमें समाजवादी पार्टी को सबसे ज्यादा फायदा हुआ, जिसमें हम पहले बात भी कर रहे थे कि करीबन 8 से 15 सीट का इनका जंप हुआ था। तो अपना वोट बैंक जो एमवाई समीकरण है वो इनका मगर एक और चीज़ जो मुझे लगती है प्रत्युष, ये भी हो सकता है कि एमवाई फैक्टर से उनको फ़ायदा मिला जो उन्होंने कोशिश की, मगर जो मुस्लिम महिलाएं हैं शायद वहाँ से कमी रह गई, वहाँ से वोट बटा है उनका। वो बिल्कुल विजिबल है, वो भी चीज़ें विजिबल है। क्योंकि हम जैसा पहले भी बात करते रहे हैं कि एक सेक्शन है महिला मतदाताओं का, जिसमें सारे कास्ट रिलीजन के लोग आते हैं, जिन्होंने एक मुश्त वोट किया है सत्ताधारी दल को। और तभी जो है बीजेपी को विमेन वोटर्स की संख्या बहुत ज़्यादा उनके पास है, क्योंकि वो क्रॉस कास्ट लाइन को ध्यान में रख के ही हम बात कर सकते हैं और देख सकते हैं। अखिलेश के लिए हम जैसा पहले भी बात कर रहे थे और लगातार कई अपने डिस्कशन में बात करते आए हैं कि उनको बिल्कुल ही इस चुनाव में हार की तरह इसको नहीं देखना चाहिए। बहुत, मैं बोलूँगा कि एक अकेला फोर्स था अखिलेश यादव का चेहरा, जिसने सामने आप देखें तो प्राइम मिनिस्टर मोदी से लेके योगी से लेके तमाम मंत्रिमंडल और बड़े बड़े दिग्गज लीडर्स के सामने वो खड़े रहे, और एक अच्छा ठीक ठाक रिस्पेक्टेबल जो उनको सीट्स, नंबर ऑफ सीट्स है वो इनके पास, और वोट शेयर भी इनका बिना किसी डाउट के अनडाउटेडली उनका वोट शेयर भी बढ़ा है। जो मेहनत करी थी वो रंग भी लाई है, हालांकि उसको जीत में परिवर्तित नहीं कर पाए, बट एक स्ट्रॉन्ग, एक सशक्त ऑपोजिशन, विपक्ष के रूप में उनको देखा जा रहा है इस वक्त। और हमारे शो में एक खास बात है कि हम इसमें जितने भी दिन भर के लेटेस्ट ट्रेंडिंग कूज होते हैं उनको आपको व्यूअर्स को दिखाते हैं। ये 2 सेक्शन में होता है। पहले हम पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी से जो भी कूज, जो भी पोस्ट आते हैं उनको दिखाते हैं, और फिर आम जनता यानी आपके जो रिएक्शंस हैं उनको भी हम यहाँ दिखाते हैं। तो पहले नजर डालते हैं कि क्या कुछ पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी से अभी आ रहा है। पहला ये पोस्ट है भगवंत मान का। धुरी की क्रांतिकारी लोगों द्वारा दिया गया जीत का ये फायदा शहीद भगत सिंह जी और बाबा साहेब अंबेडकर जी को समर्पित है। इस पे आपका रिएक्शन, कोई रिएक्शन लेंगे क्योंकि कई ढेर सारे कूज हैं हमारे पास। जी, भगवंत मान का ये पोस्ट है और निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं ये और इनकी पार्टी, जिस तरह से इन्होंने काम किया और एक आम आदमी का चेहरा बन के आए हैं। आम आदमी कम्युनिटी जो होती है एक्चुअल, उसको बिलोंग भी करते हैं बहुत नीचे से। इनका आप इतिहास देखें, इनका आप अगर कैरियर का ग्राफ देखें तो बहुत ही जमीन से जुड़े हुए ये नेता हैं, जिसका फायदा मुझे लगता है आम आदमी पार्टी को हुआ है। और इनके चेहरे को राजनीतिक चेहरा बनाने में जो केजरीवाल का सपोर्ट रहा, समर्थन रहा, वो भी काबिल तारीफ है। काबिल तारीफ है। अगला हम पोस्ट देखते हैं, ये योगी आदित्यनाथ का पोस्ट है। हमारा बुलडोजर बोलता नहीं है लेकिन माफियाओं की बोलती बंद करा देता है। ये एक ऐसा दावा है जिसको लेकर के इस बार का जो कैंपेनिंग हुई थी वो योगी आदित्यनाथ का इस पे फोकस था, और काफ़ी हद तक उत्तर प्रदेश में माफिया राज को कंट्रोल करने में ये सक्षम रहे हैं। बाबा बुलडोजर इनको जो है मेरे ख्याल से अखिलेश यादव ने ही किसी कैंपेन में कभी नाम दिया था इनको।
बुलडोजर इनकी यूएसपी बन गई और जिस तरह से उनका यूज भी किया, आप देखें और बाबा बुलडोजर नाम से ये फेमस भी हो गए। आपने कल बात भी किया था इसके ऊपर कि एडमिनिस्ट्रेटर जैसे इनकी छवि बनी है टफ एडमिनिस्ट्रेटर की, यूपीए से स्टेट को और यहाँ पे जिस तरह से माफियाओं का बोलबाला था उसको कंट्रोल करने के लिए बुलडोजर बाबा की छवि इनकी जो बनी है वो बहुत जरूरी थी, इस राज्य के लिए बहुत जरूरी थी। और मुझे लगता है कि आगे भी इसी तरीके से लोग उम्मीद भी करते हैं कि इस तरीके का काम ये कंटिन्यू रखें और एक नकेल कसें माफिया वादों के ऊपर। अगले पोस्ट पे नजर डालते हैं, यह है रोहित अग्रवाल का पोस्ट। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है, अगर जनता को बुलडोजर सरकार पसंद है तो उसको मुबारक। हम अभी भी बात करेंगे रोजगार की, किसानों की, फसल की सही कीमत की, महिला सुरक्षा की। जनता को बुलडोजर नहीं, जनता के हित की सरकार चाहिए। ये सल्किंग वाला थोड़ा पोस्ट है प्रत्युष, क्योंकि जो वादे किए थे सुरक्षा के लिए, तो मुझे लगता है इस बार मतदान हुआ था, किसानों का जो मुद्दा उठा रहे हैं ये, तो किसानों की तरफ से भी कुछ इतनी क्षति पहुंचती हुई नहीं दिखी उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को। जी स्मृति, इसको मैं ऐसे देखूंगा कि ये जो लास्ट इनकी जो पोस्ट की लाइन थी, जनता को बुलडोजर की सरकार नहीं, जनता के हित की सरकार चाहिए, यहाँ दोनों चाहिए। जनता के हित की सरकार तो चाहिए, साथ में बुलडोजर भी चाहिए, जिस काम से बुलडोजर यूज करते हैं वो भी चाहिए, क्योंकि बड़ा राज्य है, समस्याएं काफी बड़ी हैं। तो सरकार हर कदम पे, हर स्टेप पे, हर इश्यूज के ऊपर सरकार को काम करना चाहिए। जनता के हित की जहां जहां भी बात हो, महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, किसान के हित भी एक बड़ा मुद्दा है। अगला सवाल भी मैं बहुत क्विक रिएक्शन आपसे लूंगी कि हाँ, ये बेरोजगारी का जो मुद्दा है उस पर एक बहुत विजन लेकर के इस वक्त योगी सरकार को आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कोविड के टाइम पे जिस तरीके की चीज़ें हुई है, जिस तरीके का अभी स्टेट का प्रेजेंट हाल है, तो एक बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। स्मृति, इसमें युवाओं को और जो राजनीतिक एक्सपर्ट्स हैं उनको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से सोचना चाहिए। बेरोजगारी दूर करने का एकमात्र उपाय ये नहीं है कि आप सरकारी नौकरियां बांटें या सरकारी नौकरियों की अपॉर्चुनिटीज को पैदा करें। सिर्फ सरकारी नौकरी बेरोजगारी दूर करने का साधन नहीं है। अगर आप कोई छोटा बिजनेस भी शुरू करते हैं तो उसमें 4-5 लोगों की जरूरत पड़ती है। तो एक कोई भी यूनिट स्टार्ट करना जिसमें 5-10 लोग इन्वॉल्व हो जाएं, तो सबके जीवन यापन शुरू हो जाते हैं। और जब तक आप इस तरह से नहीं सोचेंगे तब तक वो बेरोजगारी का मुद्दा नहीं, क्योंकि हर दिन पॉपुलेशन इंडिया का बढ़ रहा है, तो इतनी नौकरियां नहीं बढ़ सकती हैं, वो पॉसिबल नहीं है। ना ही कॉर्पोरेट सेक्टर में पॉसिबल है, ना ही गवर्नमेंट सेक्टर में पॉसिबल है। तो वो तब पॉसिबल हो सकता है जब हर इंडस्ट्री, हर सिटी को इंडस्ट्री का रूप दे दे। सरकार को भी ऐसे विकल्प ढूंढने पड़ेंगे और युवाओं को भी उन विकल्पों पर विश्वास रखना पड़ेगा, क्योंकि तभी ये जो बड़ा मुद्दा है इसको रिजॉल्व करने में सरकार भी सक्षम हो पाएगी और आपका की जो उम्मीदें, जो अपेक्षाएं हैं सरकार से, वो भी पूरी हो पाएंगी। अगला हम को लेते हैं फखरुल हसन चांद, समाजवादी पार्टी से हैं। भाजपा, बसपा, कांग्रेस की सरकारों में दलितों, पिछड़ों, मुस्लिम को कोई भला नहीं हुआ। आज समाजवादी पार्टी को हर वर्ग का समर्थन मिल रहा है। भाजपा बसपा को का छुपा गठजोड़ दलित मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी में जाने से परेशान है। इस पे आपका रिएक्शन होंगे मैं प्रत्युष। समाजवादी पार्टी को समर्थन तो मिला है और एक खास वर्ग का कुछ ज्यादा, एक किसी वर्ग का कम मिला, लेकिन समर्थन मिला है। समर्थन मिला है तभी 10% का वोट बैंक इनका 4% का बढ़ा है और सामने वाली पार्टी को भी समर्थन मिला है। तो जो सामने वाली पार्टी को समर्थन मिला है, जो सत्ता में वापस आ रही है, उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए और जिस वर्ग का समर्थन विपक्षी दलों को मिला है उसका भी रिस्पेक्ट करना चाहिए और जिस भी तरह से उन वर्गों की भलाई के बारे में आप सोच सकते हैं, काम कर सकते हैं, उसके बारे में इन सारी पार्टीज को काम करते रहना चाहिए। इसमें एक और चीज़ ऐड कर दूंगी, आपने तो बहुत अच्छी बात बताई, मगर ये जो मुस्लिम का कोई भला नहीं हुआ, ये बात नहीं भूलनी चाहिए। यही मुसलमान जो औरतें हैं उन्होंने जा करके इस बार आंकड़े तो यही दिखा रहे हैं। अच्छा, अब हम आम जनता के भी पोस्ट और रिएक्शंस ले लेते हैं। सबसे पहला ये रिएक्शन है सुप्रिया देशमुख का। ये कहती हैं, योगी आदित्यनाथ पर हुए हमले से वो और मजबूत हुए हैं, बुलडोजर बाबा कहने से उनकी छवि और मजबूत हुई है, यही माफियाओं का अंत कर सकते हैं, जिस पर हम लगातार चर्चा करते आ रहे हैं। मुझे लगता है आम जनता ने भी उस चीज को वेलकम किया है, पसंद किया है। आम जनता ने इनके टफ एडमिनिस्ट्रेटर वाले जो इमेज है, उसको पसंद किया है, क्योंकि बहुत इतने कम समय में, 5 साल को मैं कम समय ही मानूंगा, जिस तरह से यूपी में लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर इन्होंने काम किया है, इतने कम समय में एक इफेक्टिव स्टेप लेके और उसका इम्पैक्ट दिखाया, लोगों के मन तक ये बातें पहुंची हैं, तो ये बधाई के पात्र है। अच्छा, ये आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, छवि की बात करें योगी आदित्यनाथ की, अगला जो हमारा जो कू पोस्ट है वो भी उसी से रिलेटेड है। प्रशांत
हैं। ये कहते हैं जनता का विकास के प्रति नजरिया बदल गया है, जनता को महंगे पेट्रोल डीजल से दिक्कत नहीं है, बस गुंडागर्दी उन्हें नहीं चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर, जो एक टफ एडमिनिस्ट्रेटर। जी, ये स्मृति मुझे ज़्यादा ये पोस्ट जो है वो सरकास्टिक पोस्ट लग रहा है। आम जनता को महंगाई से दिक्कत है, वो चाहे जिस रूप में आए, वो तेल खाने के तेल के रूप में आए या गाड़ी के तेल के रूप में आए। मुझे लगता है सार्कास्टिक से ज़्यादा ये हो सकता है प्रत्युष कि अपना अपना, क्योंकि ओपिनियन है, डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, सबको अपना अपना, किसी को सुरक्षा ज़्यादा अहमियत लगती है, किसी को गुंडागर्दी से दिक्कत है, किसी को महंगाई से दिक्कत है, किसी को पेट्रोल के दामों से दिक्कत है। महंगाई से सबको दिक्कत होगी, वो किसी भी क्षेत्र का, किसी भी तरह का, किसी भी सोशल स्टेटस का आदमी हो, परिवार हो, महंगाई से दिक्कत तब सबको होती है। तो महंगाई से दिक्कत है नहीं है इसलिए आपने उनको वोट कर दिया, बोलना ठीक नहीं, क्योंकि सामने जो आपके सरकार है वो महंगाई के ऊपर भी स्टेप ले रहे, क्योंकि सरकार उनको लेना ही बनता है, लेना पड़ता है उनको। तो ऐसा नहीं है, लेकिन जनता जब वोट देती है तो बहुत सारे मुद्दों को ध्यान में रखकर देती है। महंगाई का मुद्दा निश्चित रूप से उनके दिमाग में रहा होगा। जी। अच्छा, अगला जो हमारे पास पोस्ट है वो है जग्गी सिंह का। जो लोग बेरोजगारी का हल्ला कर रहे थे उन्हें अब चुप हो जाना चाहिए। अब किससे कहेंगे कि नौकरी दो वोट लो। ये भी पिछले पोस्ट की तरह ही, ये सार्कास्टिक पोस्ट है। नौकरी दो और वोट लो, ये मुझे लगता है सरकार जो है 5 सालों में उन्होंने कई सारे स्टेप्स लिए हैं जहां बेरोजगारी कम करने की बात सरकार ने की है, और मुझे लगता है कि आगे 5 साल में भी, 5 सालों तक, अगले 5 सालों तक जो नई सरकार बनेगी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में, इसके ऊपर जरूर कोई ना कोई स्टेप लेती रहेगी। जी बिल्कुल। अगला भी पोस्ट हम नजर डालते हैं, ये दिलबर सिंह है। ये कहते हैं चंद्रशेखर आजाद रावण को चाहिए था कि बाबा से लड़ने के बजाय किसी ऐसे सीट से लड़ते कि जीतने की संभावना रहती, कम से कम विधानसभा पहुंच के जनता के लिए आवाज तो उठा सकते। इस बात पे हम लगातार चर्चा करते आ रहे हैं कि क्यों एक गढ़ में जाकर के ललकारने का प्रयास किया, जो चीजें बहुत क्लियर थी, बहुत साफ थी। जी, इसमें एक बहुत ही मशहूर बॉलीवुड की फिल्म बाजीगर का नाम लेना चाहूंगा मैं, कि हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। तो इनकी हार को मैं हार अभी भी नहीं मानता हूं, क्योंकि इन्होंने ब्रेव फेस लेकर एक बहुत ही मजबूत चेहरे के सामने अपने आप को खड़ा किया, और 7567 वोट लेना योगी आदित्यनाथ के खेमे में, उनके गढ़ में जाके, ये एक आसान काम नहीं था। तो मैं इनको बहुत ब्रेव फेस मानता हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि ये लड़ाई, अपनी जो लोगों की लड़ाई है, इसको ऐसे ही जारी रखेंगे। और लड़ाई अब ये इनको अपने विद इन कम्युनिटी जो बड़े नेता हैं उनके खिलाफ भी करनी चाहिए, क्योंकि वो जो बड़े नेता हैं उन्होंने अब तक क्या किया, जो उन कम्युनिटी के लोग अभी भी अगर कुछ प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो उसकी लड़ाई इनको लड़नी चाहिए। ये इंडिकेशन आपका मायावती की और बहुत सारे नेता हैं स्मृति जो कम्युनिटी में। जी अच्छा, अगले पोस्ट पे नजर डालते हैं। अभिनव का ये पोस्ट है, अब 2024 के लिए विपक्ष को अलग तरीके से तैयारी करनी होगी, क्योंकि लड़ाई इतनी आसान नहीं है। सेमीफाइनल का फैसला आ चुका है। ये बात तो सच्ची है, लड़ाई आसान नहीं है, और 2 साल का अभी वक्त है। लड़ाई बिल्कुल ही आसान नहीं है स्मृति, और बीजेपी हर चुनाव को फाइनल फैसला ही देख के चलती है। वो हर चुनाव उनके लिए फाइनल होता है, तो सेमीफाइनल जैसे कोई बात नहीं है। ये भी वो फाइनल मान के ही चले, और अगला गुजरात और बाकी जगह चीज भी वो फाइनल मान के ही चलेंगे। तो विपक्ष को भी हर चुनाव को फाइनल मान के ही चलना चाहिए, तो ज्यादा उनके लिए बेहतर होगा। अच्छा, अब दिन भर की कुछ ऐसी तमाम बड़ी अहम खबरें हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर से, जो हम आपको दिखाते हैं। आइए टॉप 3 जो खबरें रही आज दिन भर की, उन पर नजर डालते हैं। सबसे पहली खबर है, लॉकडाउन में देश ने देखा पुलिस का मानवीय चेहरा, लोगों को धारणा बदलने की जरूरत, ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में अपने भाषण में। अगली जो हमारी हेडलाइन है वो है, पंजाब में भगवंत मान के सत्ता संभालने से पहले बड़ा फैसला, पूर्व मंत्रियों व विधायकों की सुरक्षा वापस। और जो तीसरी बड़ी हेडलाइन है वो है, रूस ने दी धमकी, यदि उस पर लगे प्रतिबंध नहीं हटे तो क्रैश हो सकता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, जो 3 बड़ी खबरें जिन पर हमारी नज़र थी। और इसी के साथ इस सेशन में इतना ही, इस शो में इतना ही। प्रत्युष, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और आप सभी कू पर हमें फॉलो करिए, हैशटैग का इस्तेमाल करिए, हमें टैग करिए। फिलहाल इस शो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।